We will be starting the class inshallah around समझ लीजिए 5 more minutes at 9 sharp. तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू. असल में वो 3 चैप्टर रह गए ना, तो मैं फिर वही कैलकुलेशन करना चाह रही हूँ. आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आती है. मैं चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कोई मसला नहीं है. अच्छा बेटा इर्ज़ा, मुझे ये बताइए तैयारी कैसी जा रही है? स्टेफन पी रॉबिन्स की तमाम तर स्लाइड्स से आपने जो है वो
कर लिया, तैयारी कर ली है? नूर खान भी आ गए हैं, बस एक दो बच्चे और आ जाएं। 9 तो अभी बिल्कुल 9 बस .9 हो रहे हैं। सो हम वेटिंग के एक दो बच्चे भी और आ जाएं तो फिर वो मिस ना होना ताकि। अच्छा, मुझे आप दो स्टूडेंट्स प्लीज़ ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। स्टीफन पी रॉबिन्स के तकरीबन 18 चैप्टर्स पूरे हो गए। कोर्स आउटलाइन को सामने रखिए और अपनी तैयारी जैसे जैसे होती जाए उसके ऊपर टिक लगाते जाओ कि हाँ, बेसिकली आपने रटना नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो भी आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर वर्ड है ना, उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो फिर तो आपका पेपर बहुत ही आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट को, तो दैट इज़ व्हाट आई वाज एक्चुअली नोटिसिंग कि मैं ईएम की ये वाली जो बुक हम अभी फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर से वी आर सपोज टू डू चैप्टर 5, 6 एंड 7। ठीक है, 5, 6 एंड 7 जो है वो हमने करना है। एंड अगर 8 भी जो है, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो समझ ले हमारे पास 5, 6, 7, 8 इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 5 तकरीबन 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर 5 चैप्टर समझ लें आज और कल की क्लास में 5th कंप्लीट हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 3 मोर चैप्टर्स, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो 6, 7 एंड 8 में हार्डली अगर मैंने कह लिया कि एक एक हफ्ता भी लगता है, like 3 classes for chapter 6, 3 classes for chapter 7 and 3 classes for chapter 8. So that is what I was counting actually. देखें, we are in the first week of December, तो for sure हर हालत में हमारा ये कोर्स जो है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आराम के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे पास डेडलाइन थी इस कोर्स को कंप्लीट करने की 10th ऑफ जनवरी। ठीक है ना, तो जो मुझे मिस नाइला ने मतलब उन्होंने मुझे बताया था, तो दिस इज़ व्हाट आई वाज कैलकुलेटिंग एक्चुअली। तो मैं सिर्फ यही मेंटेन करना चाह रही थी ताकि हमारा कोई टॉपिक ना रह जाए। और आई बिलीव कोर्स आउटलाइन देखा है आप लोगों ने बेटा, नूर खान आपने, इर्जा आपने देखा है, कोर्स आउटलाइन से रिलेट किया है, आपने ये चीज़ रियलाइज कर ली है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ कवर की है डिटेल में जा करके। इवन डबलिंग भी हुई है, इफ यू नोटिस स्टीफन पी रॉबिन्स की भी कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें बाद में ज्वाइन किया था, क्वेश्चन आंसर बहुत आ रहे थे, तो मैंने पूरे पूरे चैप्टर्स रिपीट कर दिए थे। ठीक है, और उसके अलावा जो अभी मैं ये एक्स्ट्रा वाला करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो कल्चर हम स्टीफन पी रॉबिन्स के अंदर भी कर चुके हैं, बट क्योंकि जो ईएम की बुक थी, कंटेंट उसी में से कॉपी पेस्टिंग चल रही है, तो अब मैंने इसमें से भी उसको कवर कर लेना है। सो इफ यू सी वी हैव thoroughly completed the content। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जाहिर सी बात है आप दोनों स्टूडेंट्स जैसे हो गए, एक और बच्चा है, देयर इज वन मोर स्टूडेंट, मोहम्मद नईम है, उजैर नदीम हो गए। तो जो बच्चे क्लास रेगुलरली बेसिस पे ले रहे हैं, सो आई एक्चुअली वांट देम कि वो आराम से पास हो जाए, उन्हें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। तो बहरहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट एनी लॉन्गर वेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, आप इस पिक्चर को 1 मिनट देखिए, मैं अभी आपको ज्वाइन कर रही हूँ। इस पिक्चर को देखें और देखें इसमें आपको क्या समझ आ रहा है। या सो देखें, इसके अंदर आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, लेवल, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग एंड मॉडल्स ऑफ कैटेगरी। अगर आप ये देखें कि कल्चर इज इन बिटवीन, और ये सारे कल्चर के पैरामीटर्स हैं कि कल्चर का क्या लेवल है, कल्चर को कैसे मैनेज करना चाहिए, कितने कैटेगरीज या मॉडल्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे कल्चर से कनेक्टेड है। ठीक है,
अब हम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? ये पहले भी स्टेफन पी रॉबिन्स की बुक के अंदर भी ये डेफिनेशन आ चुकी थी, बट एनीवेज दैट्स ओके. कुछ चीज़ें जैसे थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स ऐसे हैं थ्रू आउट मैनेजमेंट चलेंगे, रिपीटेशन के अंदर भी आएंगे, तो दैट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखें, ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट होती है. हमें बेसिकली सबकी परफॉर्मेंस कंट्रोल करके जो हमारा मेन गोल होता है उसको अचीव करना होता है. We have to achieve the collective goals. Collective goals, why are we using the word collective goals? Because it is not going to be the goal of one single individual. We are talking about multiple people that are socially arranged, and their performance is monitored and controlled. Why their performance is monitored and controlled? So that they all can reach to the collective goal. यानी हर इंडिविजुअल अपना इनपुट देगा, तो जब सबका इनपुट जो होगा उसको हम कलेक्टिव गोल बोलेंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज गोल. गोल इज द ऑब्जेक्टिव और द पर्पस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज वाई, वेयर दे आर वर्किंग, वेयर द इंडिविजुअल्स आर वर्किंग, दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा. एंड व्हाट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम जो बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो होता है, दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस? इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर आता है. ठीक है. मुलिन्स ने डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग positions in the organization and among the members of the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ऑल द टाइम आई हैव बीन टेलिंग यू कि एक हिरार्की होती है, एक ऑर्गेनोग्राम होता है. लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग. मुझे गूगल करने दो. मैं अभी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेग तरीके से, आई कैन, लेट मी जस्ट डू इट. गूगल क्रोम and administration has installed Google Chrome on the system, and it is available for all users. Let me just open this Google Chrome. भाई खुल जा समसम. अच्छा जी. मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक ऑर्गेनोग्राम आपको दिखा दूँ. स्ट्रक्चर ऑर्गेनोग्राम. ठीक है. and this is it, images. Fine. For example, ये हमने पिक कर लिया. ठीक है. ये रही आपकी स्लाइड शेयर का ऑप्शन, एंड हियर वे आई शेयर द स्लाइड. बच्चों, स्क्रीन चेंज हुई? स्क्रीन चेंज हो रही है? हो गई. अब आपके सामने देखें एक ऑर्गेनोग्राम, एक नॉर्मल, मैंने अभी आपके सामने ही गूगल किया है और मैंने ये एक ऑर्गेनोग्राम खोला है. ठीक है. दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे. एक मिनट दे दो, मैं अब एक और स्लाइड आपसे शेयर कर रही हूँ. दीज देखें, ये हम ऑर्गेनोग्राम को टाइप करते हैं ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है. कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है. दोनों मैनेजर्स जो है वो सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं. फिर मैनेजर के अंदर जो है वो चार लोग, दोनों मैनेजर्स के अंदर चार डिपार्टमेंट्स जो है वो एक तरीके से फंक्शंस जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. ओवर हियर अगर इस वाले पिक्चर को देखो तो ये बहुत टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पे जो है तो उसके साइड पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, फंक्शंस, you know, every organization will have a different organogram, and that is what is organization structure. कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितने लेवल्स हैं, एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सबको क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया है? बुक पे वापस चली जाऊं? ओके.
ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात कर ली कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी हमने डिफाइन कर लिया कि ये पैटर्न होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना पैटर्न होता है कि किस पोजीशन पे कितने लोग हैं और कैसे काम हो रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, किस डिपार्टमेंट की क्या फंक्शनैलिटी है और उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और कौन बॉस है और कौन किसका जूनियर है, यानी हायरार्की, अथॉरिटी, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगी। According to Millens, structure defines task and responsibility, work roles, relationship and channels of communication within the organization. यानी अभी जो हमने जितने देखे ऑर्गेनोग्राम्स, इसमें हो क्या रहा है, ये इंफॉर्मेशन फ्लो अकॉर्डिंगली हो रही है। जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहा है उस डिपार्टमेंट के हेड को ये पता होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, और फिर वो डिपार्टमेंटल हेड जो है वो सीईओ को या जीएम को, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा होगा, फिर जनरल मैनेजर जो है वो 4-5 डिपार्टमेंट्स की रिपोर्टिंग कर रहा होगा जाके डायरेक्ट सीईओ को, ठीक है, जो यूजुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहीं पे उन्होंने एक चीज बात बता दी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद उन्होंने एक वर्ड नीचे दे दिया है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनोग्राम। ऑर्गेनोग्राम इज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो रही है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कैसे लेवल्स ऑफ, कैसे रिलेशनशिप कायम हुए हैं, किस लेवल के ऊपर कौन बंदा है, किसके पास इंफॉर्मेशन कहां जाएगी। This is what is actually written in the paragraph. This shows that relationship between all different parts of the business at more detailed level. It shows the relationship between staff at each level in their words and their porting lines within the organization. Within the organization ये सारी चीजें, यानी even organization structure and organization chart, दोनों चीजें basically organization chart organization structure को define करता है कि कहाँ पे कितने positions है, कितने department है। और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है दैट एक्चुअली हैपेंस विद द चार्ट, कि कौन किसको क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है और किसको क्या इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्या ये चीजें सारे बच्चों को यहां पर क्लियर हो गई हैं बेटा? इज इट क्लियर? अरीबा, अच्छा, आई कैन सी सम फ्यू न्यू नेम्स हियर। Acha, Ariba, probably you are new. I'm sorry, I don't mean to like do any sort of discrimination, but you joined us really late, right? I'm just asking for my information, just like that. So you joined us really late, if I'm not wrong. So are you having access to all the recorded lectures and everything? Okay, you were taking online, like you were taking online because online to khali I'm taking this FOM now. So were you, you were listening to all the recorded lectures and you were never there during the classes, right? Yeah, you were actually taking some physical classes elsewhere. Recorded lectures, fine. Okay. So Ariba, and you are understanding everything, right? So far. Okay, that's good. Anyways, चले जी वापस आते हैं। नाउ यहाँ पर एक वर्ड और आ गया है, 7S मैकेंजी का मॉडल होता है जिसके अंदर ट्रेड्स होते हैं एंड उसके अंदर आपके जो हैं फर्दर डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो, मैं वो इंफॉर्मेशन दूंगी ना दूं, चलें छोड़ देते हैं। इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं, डिवीजन होती है, 3 एक तरफ होते हैं और 4 दूसरी तरफ होते हैं, बट छोड़ दीजिए, जिस तरह से आपकी बुक के अंदर गिवन है, लेट्स डू इट दिस वे। ठीक है, 7S के अंदर हम मैकेंजी मॉडल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सबसे पहला पैराग्राफ। द मैकेंजी 7S मॉडल आइडेंटिफाइज 7 फैक्टर्स or the business elements key of the successful implementation of a strategy. It also considers how the factors interdependent on each other. Failure to pay proper attention on one can have effect on the other factors. This model will also be looked in the project management section. अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। बच्चों देखो, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर इट्स रिटन, या it's written here in your book, hard and soft factor. Yeah, these are the 2 elements जिनके अंदर आपके ये 7 elements divide होते हैं। ठीक है, let's follow the sequence. That is what I was wanted to see.
अच्छा, अब होता क्या है, इसके अंदर आपने जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर 7 C's पढ़ा था, और 7 C's के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी एक सी को अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज इन 7S मॉडल हम किसी भी एक एस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक एस को इग्नोर करने का मतलब ये होगा कि दूसरे फैक्टर्स भी इससे इफेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर दी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स, ये 7 के 7 फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7S के स्कैन ओवरव्यू। सबसे पहला जो S है दैट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को जब भी हम डिफाइन करते हैं, दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, और प्लान किस चीज के बारे में? ऑफ कोर्स वी ऑलवेज प्लान हाउ वी आर सपोज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, टास्क एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप उसको ऑब्जेक्टिव का नाम दे दें, आप उसको टास्क का नाम दे दें, आप उसको गोल का नाम दे दें, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नोन एज स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हाउ पीपल एंड टास्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ पीपल एंड टास्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किस डिपार्टमेंट पे कौन यूनिट हेड है, उसके अंडर कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट का नाम है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या काम होगा? जाहिर सी बात है अकाउंट से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, एचआर से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, आईटी से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज के ऊपर ही काम होगा। हाउ टू मार्केट, हाउ टू पोजीशन, हाउ टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस प्रोडक्ट, ठीक है, या सर्विस। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को? स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सबको क्लियर है बेटा? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। हम थर्ड एस पे जा रहे हैं, दैट इज सिस्टम। सिस्टम के अंदर this is the information flow and process of an organization. System is like process, how things are working, how processes are working, ठीक है। यहां पे process flow of work related things, activities, this is process. System हमेशा क्या होता है? It's a process, method, flow of information, how to proceed, ठीक है, how to proceed with the process. This is what is system. अब हम बात करते हैं शेयर्ड वैल्यूज की। वैल्यूज तुम सबको पता है आपके नॉर्म्स होते हैं, हर इंडिविजुअल की वैल्यूज होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां पे लेट्स से 10 लोग एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो 10 लोग एक दूसरे से अपनी वैल्यूज को शेयर करेंगे। ऑल्सो नोन एज अ सुपर ऑर्डिनेट गोल, identifies what the organization believes in and stands for, include corporate culture, skills, distinctive capabilities and competencies. शेयर्ड वैल्यू, जब सारे लोग 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो 10 लोग जब एक साथ काम कर रहे हैं तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो किसी भी कॉर्पोरेट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर रहे हैं। उनके अंदर इंडिविजुअल तौर पे डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट कैपेबिलिटीज होंगी, और उनका कंपिटेंसी लेवल भी अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटीज विल बी डिफरेंट। सो वो सब एक दूसरे से अपनी ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, और वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी टास्क या गोल अचीव करने के लिए अपना इनपुट दे रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? सबको क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों के अंदर डिफरेंट स्किल्स होंगी, ठीक है। उन 10 लोगों का डिफरेंट कंपिटेंट लेवल होगा, उनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज होंगी, और वो सारे किसी ना किसी गोल के अंदर अपनी ये सारी एबिलिटीज, स्किल्स को पुट करके उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयर्ड वैल्यूज के बाद स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या है? द कल्चर स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ मैनेजर्स बिहेव। अच्छा, I have been working with so many different places, even if I talk about now, फॉर एग्जाम्पल मैं ICMAP के साथ एफिलिएटेड हूँ, मैं KNS के साथ एफिलिएटेड हूँ, मैं इकरा यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हूँ,
आई वाज अभी मेरा एक सेशन कंप्लीट हुआ है DHS सुफा यूनिवर्सिटी में. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज PF कीट में मैंने पढ़ा है. So, maybe so many different places. Karachi University Business School में I was there. So, I started my career from there. So, हर organization का अपना एक style of working है. Now, I will be giving you an example here related to my own self ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए. देखिए बेटा, जब मैंने अपना करियर टीचिंग में स्टार्ट किया था, आई वॉज हैविंग नो एक्सपीरियंस. तो मुझे प्रोफेसर डॉक्टर जकी हुआ करते थे, अभी भी माशाल्लाह हयात है वो. ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल. एंड आई डोंट नो आउट ऑफ वेयर, हालांकि मेरे पास कंप्यूटर साइंस का BE है एंड आई डिड माई MBA. एक्चुअली उस वक्त मैंने MBA किया नहीं था. आई वॉज इनरोल्ड इन दी MBA प्रोग्राम और मैं बैंक के अंदर काम कर रही थी. तो बैंक की जॉब मैंने छोड़ी थी एंड आई मेट डॉक्टर जकी रिलेटेड टू फाइनेंस के कोई कोर्स से. मुझे उनसे रिलेटेड बात करनी थी, हेल्प चाहिए थी मुझे उनकी. ठीक है. सो आई वेंट टू हिम एंड ही वाज लाइक, लड़की क्या कर रही हो? मैंने कहा सर जी बैंक में फंसी हुई हूँ, रोज़ाना मेरी अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट हो जाती है, मेरा कोर्स ड्रॉप हो जाता है, तो मेरे लिए MBA करना जो है ना वो महाल हो गया है और मुझे जान छुड़ानी है. आई कैन नॉट लीव माई MBA इन बिटवीन बिकॉज हाथ ही निकल गया, दुम रह गई वाली बात है. सो आई माइट बी लीविंग, क्विटिंग माई जॉब. तो ही वाज लाइक या क्विट इट. तो मैंने कहा तो फिर मैं करूँगी क्या? बिकॉज मैं अपनी डिग्री मतलब खुद फाइनेंस करना चाह रही हूँ. आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन. सो ही वाज लाइक ऑलराइट, आई कैन हेल्प यू विद दैट. तो उन्होंने मेरे 2-3 कोर्सेज जो है ना वो कराची यूनिवर्सिटी में एडहॉक बेसिस पे विजिटिंग लेक्चरर लगा दिया था. अच्छा, उस वक्त होता यह था कि HEC की रिक्वायरमेंट विजिटिंग लेक्चरर के लिए 16 years ऑफ एजुकेशन थी, जो मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री थी, तो उसके ऊपर आई वाज इन. एंड he gave me this course of communication skills for the very first time. हालांकि मेरा linguistics से कोई लेना देना नहीं है. And that is how it happened. हुआ क्या? Now see, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाइल ऑफ वर्किंग इज बिल्कुल डिफरेंट. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप क्लास कैंसिलेशन कर सकते हैं, आप क्लास अपने और स्टूडेंट्स के बिहाफ के ऊपर लगा सकते हैं. देन यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म वन पर्सन. वहाँ पर इब्राहिम भाई आज भी होते होंगे यकीनन, उनको इन्फॉर्म कर दो, वो आपको रूम बता देंगे एंड देन यू विल बी टेकिंग योर क्लासेस. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू वर्क. फिर देन I went to Dubai after completing my MBA. I went to Dubai for a while and then I came back and then I joined Iqra University. अब Iqra University में things were very systematic. ठीक है, वो आपके 60 स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड होंगे. अगर आपने एक क्लास कैंसिल कर दी ना, उसका मेकअप अरेंज करना उन 60 की स्ट्रेंथ के अंदर नियर टू इम्पॉसिबल होगा. 3 बच्चे भी ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका क्लैश आ रहा होगा उस मेकअप सेशन से. मेकअप इज लाइक दी कंपनसेशन एक्स्ट्रा सेशन, जो कि आपने अपनी क्लास कैंसिल की है तो आपको उसको कंपनसेट करना है, एक्स्ट्रा क्लास. अब नाउ यू नो सी द स्टाइल ऑफ वर्किंग. सो वी वर, इकरा यूनिवर्सिटी इज वेरी रिजिड विद इट. अब फॉर एग्जांपल मैंने पूरे एक जमाने में इंग्लिश का पूरा उनका डिपार्टमेंट संभाला, हालांकि मेरा इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, बट आई डोंट नो आउट ऑफ वेयर. फिर मेरे पास साइकोलॉजी भी आ गई, फिर मेरे पास फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी आ गई, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग भी आ गया. मतलब अब पूरा हर चीज गिरती जा रही. फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आ गई, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी आ गई, HR भी आ गया. सो दिस इज हाउ, इवन लॉ भी पढ़ाया. ठीक है. So I will be very honest, क्योंकि that was the scratch and whatever I am today, I always pay tribute to Iqra University कि उन्होंने मुझे इतना rigorous system के अंदर काम करवाया कि मेरे पास 13 कोर्स होते थे different campuses के, और मुझे 3 दिन के अंदर रिजल्ट जमा कराना है. तो मेरा जो सिस्टम के ऊपर आपको फोल्डर नजर आ रहा है, कोर्स वाइज फोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है, स्लाइड्स मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, PDF मौजूद है. तो अगेन बिकॉज मैंने जिस स्टाइल ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काम किया है, दैट हैज बीन एम्बेडेड इन मी. इज इट क्लियर? तो हर ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल डिफरेंट होता है. अब बात करते हैं KNS, बहुत इजी गोइंग. बात करते हैं ICMAP, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी. सो मेरे, अब जब मैंने इकरा में काम कर लिया है ना, तो मेरे लिए कहीं किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, मैं अब एक बात बताती हूँ, यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम लूंगी सिर्फ समझाने के लिए. देखो वहां के स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसे डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अब बात करते हैं DHS सुफा की एंड PF कीट की. नाम से पता चल रहा है कि फोर्सेस के लोग इन्वॉल्व है, ब्रिगेडियर्स भी मौजूद हैं, आपके एडमिरल भी मौजूद हैं. ठीक है. तो अब जब जहां पर फोर्सेस के लोग होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा वो वाली बात होती है, यस बॉस, दिस इज व्हाट आई हैव वर्कड एंड आई हैव फेस्ड माई सेल्फ. तो मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ. देखो स्टाइल ऑफ वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है. इकरा में मुझे आज तक पेपर मॉडरेट नहीं करवाना पड़ता था. मैंने पेपर बनाया, मैंने एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जमा करा दिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना साल का एक्सपीरियंस हो गया.
बट वहां पर क्या है कि जब तक आपका वो जो ब्रिगेडियर साहब है या जो एयर वाइस मार्शल है या वो जो आपके एडमिरल हैं, वो जब तक आपके पेपर को गो थ्रू नहीं करेंगे, अगर आपने क्या गलती कर दी है कि आपने एग्जामिनेशन में जमा करा दिया, देन यू विल बी इन ट्रबल. सी द स्टाइल ऑफ वर्किंग, किस तरह से मैनेजर्स बिहेव कर रहे हैं. इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का स्टाइल वेरी कर रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? एंड दिस इज, ये तो मैंने यूनिवर्सिटीज के पैरामीटर के ऊपर बात की, ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई प्लस पॉइंट होगा, कोई ना कोई माइनस पॉइंट होगा. नथिंग इज लाइक, कोई भी जब इंडिविजुअल्स परफेक्ट नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू बी परफेक्ट? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स. इज इट क्लियर? सबको क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल ठीक है जी. अब हम बात करते हैं द लास्ट एस, दैट इज स्टाफ. स्टाफ का मतलब क्या है? द नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ पर्सनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखें, मैं वही वाली बात कर रही हूँ. इंडिविजुअल मैं आपसे मुख्तलिफ होंगी. हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए? 7-8 पार्टिसिपेंट्स हैं. ये 8 के 8 पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे. कोई जल्दी उठने वाला होगा, कोई देर से उठने वाला होगा. दे माइट बी स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ रिकॉर्डेड पे ही सुन रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए 9 बजे उठ के सुबह क्लास लेना इज नियर टू इम्पॉसिबल. मेरे साथ मसला ये था कि जो मुझे वो टाइमिंग्स दी हुई थी, वो अर्लियर जो हमारी वो 4 बजे तक वाली क्लास जो थी, 2:30 से 4 ना, हाँ कुछ ऐसे ही टाइमिंग्स थे. तो व्हाट हैपेंड यूज कि वो मेरा नैप टाइम होता है, क्योंकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 ओ क्लॉक पे आई नीड टू गेट अप. आई नीड टू फीड माई कैट्स एंड डॉग्स. सो वो उनको मैं भूखा नहीं रख सकती, वरना वो आवाजें निकाल के शुरू कर देते हैं, मुझे मारना शुरू कर देते हैं. सो आई नीड टू फीड देम अप. सो आई एम एन अर्ली पर्सन. तो अब जब 7-8 ओ क्लॉक पे या 6 ओ क्लॉक पे मैं उठ रही हूँ सुबह में, चलो थोड़ा पहले उठ जाओ, नमाज वमाज ही पढ़ लो, तो ऑफ कोर्स मुझे फिर वो नैप टाइम चाहिए होता है. वो उस वक्त मेरी बैटरी बिल्कुल 2:30 से 4 मेरी बैटरी डाउन हो जाती है. गेटिंग द पॉइंट? तो सी, दिस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. हो सकता है उस वक्त किसी की गुड मॉर्निंग हो रही हो. तो एवरीबडी, इवन आपने देखा है शिफ्ट के अंदर लोग काम करते हैं, तो जो नाइट शिफ्ट के अंदर होते हैं वो मॉर्निंग के अंदर काम नहीं कर सकते. जो मॉर्निंग के अंदर, नाउ यू कैन बी फ्लेक्सिबल विद पिकिंग अप योर टाइमिंग्स डिपेंडिंग ऑन योर ओन ट्रेड्स एंड प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस. अब हम बात करते हैं इन दिस सेक्शन, द मॉडल कैन बी व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, incorporating corporate culture and structure. In further discussed later in the context the project management, the element in the model can be defined as a hard and soft. ठीक है, ये जो 7 आपके ट्रेट्स हैं, इनको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है 2 चीजों में. वो 2 चीजें क्या हैं? हार्ड एंड सॉफ्ट. हार्ड एलिमेंट्स आर स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, जिनके अंदर चेंजेस कम आती हैं. स्ट्रेटजी के अंदर वंस इन अ ब्लू मून चेंजेस आ सकते हैं. स्ट्रक्चर बहुत कम चेंज होता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर एक चीजें ही रहती हैं, एंड सिस्टम भी रिमेन्स द सेम. सो हार्ड एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस कम आती हैं, whereas in soft elements there are changes acceptable. For example, shared values, skills, style and staff. स्टाफ भी आते जाते रहते हैं, स्किल्स भी आती जाती रहती है, शेयर्ड वैल्यूज भी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं. ठीक है, द हार्ड एलिमेंट्स आर मोर विजिबल from the outside of the organization, while the soft elements are usually only completely understood within the organization. ठीक है, हार्ड वैल्यूज पहले ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही हमें नजर आ रही होती है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि क्या स्ट्रेटेजी है इस ऑर्गेनाइजेशन की, क्या स्ट्रक्चर है और क्या सिस्टम है. ये हमें दूर से ही पता होता है, बाहर से ही पता होता है. लेकिन सॉफ्ट चीजों का अंदाजा हमें तब होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? 7S ऑफ मैकेंजी सबको क्लियर है? Please write it on the chart screen. All right. ठीक है. That's good. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं again the next heading, that is what is culture. ठीक है, कल्चर को हम डिफाइन करते हैं. हॉफस्टेड ने कल्चर को डिफाइन किया है. It is a collective programming of mind which distinguishes the member of one category of people from another. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था और बेसिकली मैंने स्टाइल की बात की थी, स्टाइल ऑफ वर्किंग की बात की थी. इस स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्टाफ ऑफ वर्किंग से कल्चर का डिफरेंस आ रहा था.
कल्चर का डिफरेंस हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी मैंने काम किया है वहां का कल्चर एंटायरली डिफरेंट है देन दी अदर ऑर्गेनाइजेशन आई एम एसोसिएटेड विद। तो एक बात जो मैं एक मुहावरा हमेशा बोलती हूँ, जैसा देश वैसा भेस। यानी आप जिस जगह भी काम कर रहे होते हैं आपको उस जगह के हिसाब से काम करना होता है, उस जगह क्या चीज एक्सेप्टेबल है आपने एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना होता है, जहां जो चीज अनएक्सेप्टेबल है नॉट एक्सेप्टेबल है आपको वो काम नहीं करने होते, अदरवाइज यू माइट बी हेल्ड अकाउंटेबल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं द कलेक्टिव ट्रेडिशंस ऑफ वैल्यूज। कल्चर किन चीजों पे बेस करता है? वैल्यूज, पॉलिसीज, बिलीव्स, एटीट्यूड। State constitute a persuasive concept of everything, context of everything that we do and think in an organization. The way we do things around here. ये हैंडी की डेफिनेशन है। इट्स अ कल्चर। इस कल्चर के अंदर आपके वैल्यूज, आपकी पॉलिसीज, आपके बिलीव्स, आपके एटीट्यूड, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, by this handy means the sum up total of belief, knowledge, attitude, norms and customs that prevail in an organization. हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होंगी, अपने कस्टम्स होंगे, अपने ट्रेडिशंस होंगे, अपनी नॉलेज होगी, अपना एटीट्यूड होगा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल? ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड और हम बात करते हैं फर्दर मोर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, दीज अंडरलाइन द कल्चर बाय स्पेसिफाइंग द व्हाट इज इंपॉर्टेंट नीड्स टू बी शेयर्ड बाय एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते हमें कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि हमें हमें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले अ बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल एज एन इंडिविजुअल। जितने लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होना चाहिए और ये जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि इस बंदे की क्या ट्रेट है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल आई विल बी, और ये एज एन इंडिविजुअल मुझे भी पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे तब याद करती है जब उनको जब वो फंस रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मजे की बात आती हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी में जो है वो इन बिटवीन एक लॉ की टीचर जो है वो शी वेंट ऑन टू मैटरनिटी लीव एंड दैट वाज एन इमरजेंसी एक्चुअली। सो सारा ये लो किताब, जाओ क्लास में जाके क्लास कराओ। उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये सारा कैन हैंडल द क्लास वेल। अब मैं उनको बोल रही भाई मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने जिंदगी में लॉ नहीं पढ़ा है। And the person who did this with me was like, he was very confident, you can do anything, go and take the class. And I was like just looking at the face, and then उन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया कि मैंने भी किताब उठाई और मैं भी जाके क्लास में, एंड यू वोंट बिलीव कि इन दैट स्पेसिफिक सेमेस्टर मैंने जितनी मेहनत लॉ के कोर्स के ऊपर की है मैंने किसी और कोर्स पे नहीं की। तो मुझे खुद लॉ के कोर्स में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हाँ अच्छा ये पता होना चाहिए मर्केंटाइल लॉ क्या है और बिजनेस करने आते तो पार्टनरशिप के ऊपर क्या वो होता है। एंड देयर वर वेरी गुड एग्जांपल्स। खालिद महमूद चीमा साहब की किताब थी, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ठीक है, सो अगेन तो हर इंडिविजुअल की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। अब यही चीज पीएफ किट के अंदर हुई तो वो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नया कोर्स था, किताब नहीं थी, कोर्स आउटलाइन मुझे ऐसी पकड़ाई गई वो बाहर की किसी यूनिवर्सिटी की कॉपी पेस्टेड। और पढ़ाना भी किन लोगों को है? एमफिल के स्टूडेंट्स को। तो मैं खुद एमफिल के इक्विवेलेंट हूं, आई एम नॉट अ पीएचडी येट, बट क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया ये कि जो पीएचडी डॉक्टर टाइटल्स होते हैं ना वो कहते हैं हमें वो इजी पीनट्स दे दो, वी विल बी टेकिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, सो द बेसिक बेबी कोर्सेज। एंड जो बेसिकली जहां पर उन्हें अपनी कॉम्पिटेंसीज को प्रूव करना चाहिए दे अवॉइड टेकिंग दैट कोर्स। तो यूजुअली मेरा नाम तभी आ रहा होता है जब कोई इस तरह की कहानी आए कि हाँ भाई, एंड आई टेक इट एज अ चैलेंज, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो इसमें मेरी लर्निंग हो जाती है। A general objective example, valuing innovation and believing that we are the most innovative in our field. Innovation का मतलब है bringing in something new. तो जनरल ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का ये होता है कि जो धर्रा है उस धर्रे के ऊपर आप किस लाइन को आप फॉलो एक हद तक कर सकते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी सर्विस, एवरी प्रोडक्ट नीड्स टू बी इनोवेटेड। इनोवेटेड का मतलब क्या है? सम चेंज, सम क्रिएटिविटी। क्योंकि अब आप ये देख लेना, पहले लक्स जो है वो
व्हाइट एंड पिंक कलर में आता था। अब आप कलर बताएं कौन सा कलर नहीं है मार्केट में, मुझे खुद नहीं पता कितने कलर्स आए हैं, बस एक रेनबो रह गया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, an operational objective example valuing customer service and believing therefore we should attempt delivery on time every time. ऑपरेशंस के अंदर डेडलाइन को मीट करना, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स ऑन दी डेडलाइन इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उन्हें सर्विस नहीं दे रहे हो, वो आपसे सेटिस्फाइड कभी भी नहीं हो सकते। एंड टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट। कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, यू आर सपोज टू गिव सर्विसेज टू दैट इंडिविजुअल ओवर द कॉल इवन। दैट इज हाउ यू डेवलप योर क्रेडिबिलिटी। ठीक है। A focus on output example valuing high quality and believing that we should strive for zero defects in our product. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टारगेट ऑन जीरो डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट। अगर कोई डिफेक्ट आ भी रहा है तो उसको आप, जैसे आप देखते हैं ना मोबाइल का एक वो आता है मॉडल आता है तो उसका प्रो भी आ जाता है, तो प्रो इज एक्चुअली डिफेक्टलेस, राइट। तुम लोग ये बड़ा प्रो प्रो खेल रहे हो ना आजकल फेसबुक के ऊपर, तो वही एग्जांपल दे रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। क्लियर है? Ariba, please refer to the recorded lecture. I'm not going to repeat that way. जब आपसे पूछा गया था तो उस वक्त सब यस यस बोल रहे थे, मुलिन्स की डेफिनेशन बहुत पीछे रह गई है, हम बहुत आगे निकल गए। ओके अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स आर द गाइड, norms guide people behavior suggesting what is appropriate and what is not. That is done things, symbols or symbolic actions. They are many examples including, for example, norms का मतलब basically होता है rules and regulations. This is how I take it, कि what is acceptable and what is actually not acceptable. So that is why we set rules, policies. ठीक है, we set rules and policies in order to implement them and to basically have a standard कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या इस चीज को अवेल करने का एक ही पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, एंड दैट विल रिमेन सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो किसी के बीच में भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है। अब हम बात करते हैं द ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक रूट्स एस्टैब्लिश्ड बाय पर्सनल स्टाइल and experience of the founder. For instance, think Virgin Group and the effect of the style of Richard Branson has had on this organization. देखो इसके अंदर डिटेल नहीं है, ये किसी बुक से कॉपी पेस्टेड लाइन है। इसके अंदर आपके पास इन दोनों चीजों का, जो दो नाम यूज हुए हैं, इनका कोई रेफरेंस गिवन नहीं है। The organization logos, slogans and jingles. Yes, you can relate it to the other point that is over here. ठीक है, कि आपने ये देखा है मैकडॉनल्ड्स का एम देख के ही दूर से हम समझ जाते हैं कि दिस इज मैकडॉनल्ड्स। डिंग डोंग बबल का जिंगल इज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है। फॉर इंस्टेंस एस्दा एंड वॉलमार्ट with rollback, the smiley face and the as the price activities of an executive, example visiting the factory floor to speak to employees. Now these are the companies. Walmart is actually one of the biggest retail store, and they actually have a smiley face on the rollback. ठीक है। I can talk about Walmart because I know about Walmart, but I don't know about this as the price. ठीक है, इतना डिटेल हमें नहीं पता बिकॉज ये एग्जाम्पल्स आपके बाहर की बुक के हैं और ये मे बी वहां पर लोग जानते होंगे बट वी डोंट नो, बट वी कैन टॉक अबाउट हियर। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इम्तियाज स्टोर। एवरीथिंग यू बाय एट इम्तियाज इज अंडर द पैकिंग ऑफ पूनम, राइट। पूनम का आटा, पूनम के चावल, पूनम की दाल, पूनम का चीनी, everything is under the packing of this Poonam, right? So they have made a slogan, a logo, a brand Poonam. They have created it themselves. Like यहाँ पर आपको स्माइली फेस वॉलमार्ट की बात हो रही है, हम पूनम की बात कर सकते हैं फॉर इम्तियाज स्टोर. इम्तियाज स्टोर is one of the leading chain stores of Pakistan. Is it clear? Is it clear to every student?
ओके अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, लेवल्स ऑफ कल्चर। ठीक है, अब इन्होंने 3 लेवल्स बता दिए हैं कि कल्चर के अंदर कुछ चीजें कैसे किस लेवल से फ्लो कर रही हैं। सबसे पहले इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाए हैं, आर्टिफैक्ट्स एंड क्रिएशंस की एक हेडिंग है। इसका मतलब होता है वन कैन सी हियर एंड ऑब्जर्व। ये वो लेवल है जो कि हमें बाहर से बैठ के भी नजर आ रहा होता है, हम सुन सकते हैं इसके बारे में, हम इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज का ड्रेस कोड क्या है, मैं एक दिन भी जाकर के बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के खड़ी हो जाऊं, मुझे पता चल जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ड्रेस कोड है। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, मैं लॉबी के अंदर बैठ जाऊं, मैं वेटिंग एरिया के अंदर बैठ जाऊं, मुझे पता चल जाएगा कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है। फिजिकल सिंबल्स क्या है, क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। एडमिन ब्लॉक किधर है, सारे ब्लॉक्स स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा मुझे। ऑर्गेनाइजेशन सेरेमनीज के मुझे कुछ शील्ड, कुछ आपकी चीजें नजर आ जाती हैं, यू नो वी डिस्प्ले, हम फॉर स्टार ऑफ द मंथ परफॉर्मर। सो ये मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सेरेमनीज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एन ऑफिस लेआउट, मैंने जैसे तुम्हें बोली था कि स्ट्रक्चर मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक किधर है, एडमिन ब्लॉक कहाँ है, एडमिशन ब्लॉक किधर है, आईटी ब्लॉक किधर है। ऑल दीज ब्लॉक्स का मुझे थोड़ा सा वे आउट पता चल जाएगा, इवन जस्ट इफ आई विजिट द ऑर्गेनाइजेशन वंस। इज इट क्लियर? आर्टिफैक्ट्स एंड क्रिएशन सबको क्लियर हो गया? आई एम मूविंग ऑन टू द सेकंड, दैट इज वैल्यूज एंड बिलीव्स। ये आइडेंटिफाइड होती हैं, मिथ्स के ऊपर बेस करती हैं, स्टोरीज के ऊपर बेस करती हैं। और एक सीनियर सिटीजन होता है, ही कीप्स ऑन नरेटिंग द स्टोरी। अरे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी तब तो ये होता था। तो इसके अंदर लैंग्वेज, सिंबल्स एंड हाउ पीपल एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई व्हाट दे डू। ठीक है, ये लैंग्वेज कौन सी, हम कैसे बोल रहे हैं, सिंबल्स हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स किस तरह से हैं, एंड हम जो भी कर रहे हैं उसके बाद उस एक्शन के बिहाइंड हमारे पास कोई एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज बेसिक एजम्पशन। बेसिक एजम्पशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? बिलीफ सो डीपली embedded in a culture that members are no longer consciously aware of them। ये चीज ऐसी है कि अब ये हमारा बिलीव हो गया है, ये हमारे अंदर जो है वो एम्बेड हो चुका है। अब हमें जो है वो किसी और को आकर के अवेयरनेस कराने की जरूरत नहीं है, हमें हमें ये पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। वी नो इट। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट सो फार? लेवल्स ऑफ कल्चर सबको क्लियर है? इसको एक दफा चाहो तो स्किम कर लो, मैंने शेयर की हुई है स्लाइड, बुक का पेज नंबर आपके सामने ओपन हुआ हुआ है, इसको एक दफा स्किम कर लो। देन वी आर मूविंग ऑन टू द इन्फ्लुएंसेस ऑन कल्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं। यार तुम लोग बेटा, हैंड रेस करने से मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू टाइप इन द Q&A सेशन। आपको एक विंडो प्रोवाइड कर दी गई है। नूर खान थर्ड पॉइंट कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट आप बेसिक एजम्पशंस की बात कर रहे हो। थर्ड पॉइंट वेयर, नूर खान कुड यू प्लीज इलैबोरेट योर क्वेश्चन? थर्ड पॉइंट कहाँ पर? ओके, थर्ड पॉइंट इज बेसिक एजम्पशन के ऊपर हम बात करते हैं। ये बेसिक एजम्पशन है,
अब ये हमारे अंदर एम्बेड हो चुकी है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हमें किसी और को आके कॉन्शियसली अवेयर कराने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हमें हमारे बिलीव्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हैं कि बिलीव इज, वी ऑलवेज रिलेट बिलीव विद द रिलीजन। ठीक है, जो भी हमारे रिलीजियस बिलीव हैं उनको कोई भी आके चेंज या अमेंड नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? हमें हमें सब कुछ, हमें बचपन से ये चीज बता दी गई है, जो हम देखते हुए आए हैं वो हमने सीख ली है, हमारे अंदर वो चीज एम्बेड हो गई है, पुख्ता हो गई है। क्लियर? या ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन कल्चर। ठीक है, सबसे पहले कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन 6 मेजर चीजों के ऊपर कायम हुआ है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इन 6 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उन 6 चीजों में सबसे पहली चीज है साइज। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाउ लार्ज इज द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, फिजिकल साइज एंड एम्प्लॉइज नंबर। टर्नओवर का मतलब होता है कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, फिजिकल साइज क्या है, और एम्प्लॉइज कितने हैं। ये तीनों चीजें मिल करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज डेवलप करती हैं। ठीक है, देन अगेन टेक्नोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजिकली कितना इक्विप्ड है। नाउ ओवर हियर आई विल बी शेयरिंग अ वेरी गुड एग्जांपल। यू ऑल नो, वी ऑल आर पार्ट ऑफ आईसीएमएपी। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह आईसीएमएपी अपना जो है ये काम कर रही है ऑनलाइन क्लासेस का, टेक्नोलॉजिकली आई नेवर थॉट दैट आईसीएमएपी इतना कर सकती है। आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई एम अ वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है ना? तो इसके अंदर कोई शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं है कि दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर। क्योंकि मैं आईसीएमएपी को एक टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझती थी, बट इन लोगों ने जिस तरह से रातों रात आपके जूम की आईडीज, आपके ये ऑनलाइन लेक्चर्स, ये पोर्टल्स, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इवन अभी जो प्रेजेंट लॉकडाउन हुआ है उसके अंदर फिजिकल क्लासेस को जो उन्होंने सेक्शंस को मर्ज करके जो चीजें की है, दिस इज मार्वलस बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है अगर वो चाहे। आईसीएमए ने इस चीज को प्रूव किया है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री, बिकॉज एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ सर्विस यहां पे एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब सर्विस के प्रोसेसेस कैसे इन्होंने बना दिए हैं। स्टूडेंट्स की आईडी क्रिएट हो गई है, आपको आईडी दे दी गई है, आपको बता दिया गया आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बैकवर्ड उसमें डालें, आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। सी इमेजिन, जबकि आप लोगों ने कभी इस चीज को कहा सोचा नहीं था, राइट? वी नेवर नेवर, लाइक मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। नो, आई नेवर। अच्छा, अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी बेसिकली आपके रेंज, प्रोडक्ट रेंज, कल्चर डिफरेंट। डाइवर्स कंपनी का मतलब होता है पीपल वर्किंग इन आर डिफरेंट, products we are making are different, have a range, variety. सो ये 3 चीजों को प्लीज एक दफा स्किम कीजिए और मुझे बताइए कि कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को है तो मुझसे पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी नाउ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। डाइवर्सिटी का मतलब बेटा अरीवा अभी मैंने बताया है डिफरेंट, like there is a range of things, for example, yeah,
Recently I was at a retail store and I noticed कि बेक पार्लर ने कुछ सुपर नूडल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. बेक पार्लर ईडेबल आइटम के अंदर तो कर रहा था, बट वो यूजुअली डबल रोटी, व्हीट, ब्रेड्स, आटा, यहां तक तो पता था. फिर बेक पार्लर ने इंट्रोड्यूस किए थे समोसे, फिर केचप एक रमजान के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, अब वो सूप. मतलब यानी दे आर एक्चुअली, हालांकि अगर आप बेक पार्लर को देखें तो उसके ऊपर जो स्लोगन है दैट इज व्हीट. अब सूप का व्हीट से, अगर आप ये देखें कि उसने सिंबल जो बनाया है वो व्हीट बनाया हुआ, तो व्हीट का सूप से कोई लेना देना नहीं है. तो उसको वो व्हीट को हटा के, मेरे हिसाब से ये एक फ्लॉ है उसके अंदर. व्हीट की चीजें ये थी कि आपका उसने स्पैगेटीज बना दिया, चलो व्हीट यूज हो रहा है, आटा बना दिया, व्हीट यूज हो रहा है. केचप के अंदर किसी किस्म का कोई व्हीट यूज नहीं हो रहा. डू यू अंडरस्टैंड कि बेक पार्लर इज एक्चुअली डाइवर्सिफाइंग, प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहा है वो अपनी. हाँ, वो सिर्फ ईडेबल आइटम्स में अभी बेक पार्लर का परफ्यूम आना रह गया है या सोप आना रह गया है. Getting the point? So this is what is diversity, diversification, that we range. Number of people working in an organization can be from different religion, can be from different geographic location, can be of different age, can be of different occupation. Is it clear? Ariba? गुड. अच्छा जी, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ओ ज्यादा चले गए. The next three things are age, history and ownership. अच्छा जी, एज क्या चीज है भाई? एज मतलब अभी मैंने जैसे बोला था कि देयर आर डिफरेंट एज ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल आईसीपीपी में देख लो, आपको एक 20-22 साल का बंदा भी नजर आ जाएगा, आपको एक 50 साल के साहब भी नजर आ जाएंगे काम करते हुए. So people are, how old is the business or the managers of the business? यानी we are talking about managers of the business here. How old is the organization? यानी organization कब से exist कर रही है? ICMA is a very old organization. ठीक है. Do its strategic level decision makers have any experience to draw upon? Of course, strategic level के ऊपर जो decision makers होते हैं उनके पास 15-20 साल का experience होना लाजिम है, तभी वो BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डिसीजन मेकर्स के अंदर शामिल हुए हैं. अनटिल एंड अनलेस ये ना हो कि अब्बा जो है वो उनकी पर्ची कट गई, तो अब्बा सीईओ थे तो अब बेटे को ही उनकी सीट संभालनी है. तो इस हालत में एक 28 इयर्स के बंदे को, बच्चे को मैंने सीईओ की पोजीशन संभालते हुए देखा है. एंड जब वो बनता है सीईओ तो उसको गाइड करने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मौजूद होते हैं. इज इट क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को? ओके. अब हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या है? पास्ट में क्या काम करते हुए आ रहे हैं. हिस्ट्री इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पास्ट. Do decision makers have past success to draw upon? Are they willing to learn from their mistakes? अगर कभी किसी ने पास्ट के अंदर मिस्टेक भी की है तो नेक्स्ट टाइम वो उस मिस्टेक को रिपीट ना करे. That is what is past. History, work experience. Experience is always about past. ठीक है. एक्सपीरियंस दोनों टाइप के होते हैं, गुड एंड बैड. गुड एक्सपीरियंस को और फोकस रहो, मोटिवेटेड रहो. बैड एक्सपीरियंस को एज एन एक्सपीरियंस लो, एज लर्निंग कर्व लो. लर्निंग कर्व इज व्हेन you don't repeat your mistakes again and again. Is it clear to every student? We all do mistakes, we all do wrong decisions, we take wrong decisions, we make wrong decisions, but again we should be learning from our mistakes. We don't need to keep them repeating all the time, and that is what we know call as learning curve, that you learn from your mistakes. Is it clear to every student? हम फिर नेक्स्ट हेडिंग पे जा रहे हैं, दैट इज ओनरशिप. ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर है.
ट्रेडर है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है, या स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दिस विल डिपेंड कि ओनर कौन है, हु आर द ओनर्स. नाउ दिस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर सबटल इन्फ्लुएंसेस, मतलब अब हमारे पास द वर्ड सबटल को प्लीज आई वुड लाइक यू ऑल टू नोट इट डाउन. अच्छा, तुम लोग मेरे ख्याल से अपना पेपर पेन जब तुम लोग लेक्चर ले रहे होते हो तो यू गाइज एक्चुअली हैव द पेपर एंड पेन. पेपर या पेंसिल कुछ भी आपके हाथ में होना चाहिए. सेप्टल का मतलब होता है डिस्टिंक्शन, डिफरेंट, चेंज. ठीक है, चेंज, फाइन ड्रॉन. ठीक है, इसके मैं सिमिलर वर्ड्स आपको बता देती हूँ. अल्ट्रा फाइन, नाइस, ओवर नाइस, माइन्यूट, प्रिसाइज, नैरो, टेनियस, इनडिस्टिंक्ट. ठीक है, मेकिंग यूज ऑफ क्लेवर एंड इनडायरेक्ट मेथड्स टू अचीव समथिंग, यानी आप कुछ भी यूज करने के, आप इनको प्रॉपर्ली यूज करेंगे, आप अपने डिसीजंस को, इन सारी चीजों को, आप ये सारी चीजें आप कंट्रीब्यूट करेंगी. किस चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी? कल्चर के अंदर. नाउ लेट्स सी व्हाट्स रिटन इन द बुक. ठीक है, सबटल इन्फ्लुएंसेस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट है द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव. अब मैं एक एम्प्लॉय हूं आईसीएमपी का, और अगर मैं ये समझती हूं कि कहीं पर कोई चीज चेंजेस की गुंजाइश है, तो मुझे ये इनिशिएट करना चाहिए. मुझे जाकर के आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपके एडमिन डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मुझे चीज नजर आएगी कि हाँ इसको ऐसे किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो मुझे इतनी स्पेस देनी चाहिए. और माशाल्लाह से आईसीएमपी देती है कि हम जाकर के इसको डिस्कस कर सकते हैं कि सर अगर इसको ऐसा कर लिया जाए तो वुड बी बेटर. ठीक है, इट इज इनकरेज और आर डिसीजंस ऑलवेज रेफर्ड अपवर्ड्स, यानी अब डिसीजन मेकर्स जो कि हमारी टॉप मैनेजमेंट है, वो हर एम्प्लॉय के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देती है या नहीं देती है. अगर नहीं देती है तो दैट मींस कि वो डिसीजन मेकिंग पावर इज ओनली विद द टॉप मैनेजमेंट. लेकिन अगर चेंजेस आई जाती हैं, फॉर एग्जांपल आई रियली लाइक दिस अबाउट आईसीएमपी, कि हर दफा करिकुलम फाइनल करने से पहले जो भी 3-4 टीचर्स उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं फॉर इयर्स, उनसे जरूर जो है वो एक चीज एक दफा करिकुलम देने से पहले कोर्स आउटलाइन को अप्रूव करवा लिया जाता है, प्रूफ रीड करवा लिया जाता है. ठीक है, उनका ओपिनियन ले लिया जाता है कि डू यू थिंक इट्स करेक्ट. एंड करिकुलम के अंदर चेंजेस आती हैं. फॉर एग्जांपल ईएम के कोर्स को आपके सामने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया. 130 आवर्स में मैं भी कवर नहीं करा सकती थी पूरा ईएम का कोर्स, तो एफओएम एंड ईएम दो सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया इस पूरे कोर्स को. ठीक है, और कम्युनिकेशन को भी एक जमाने में इसके अंदर मर्ज कर दिया गया था, तो कम्युनिकेशन को तीसरा हिस्सा बनाया. सो इफ यू सी इट, तो ये सारी चीजें हमारे ओपिनियंस के तहत हो रही होती है. और हम कैसे ओपिनियन दे रहे होते हैं? क्योंकि हम वो लोग हैं जो लेबर क्लास, जो कि वो काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि कहाँ पे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है अपने काम के बारे में, कि ये चीज यहाँ पर ऐड करना पॉसिबल है या इस चीज को 3 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करना ज्यादा बेटर है. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क टॉलरेंस. क्या हमारे मैनेजर जो हैं वो, देखें, ऑलवेज विद द रिस्क, नो गेन नो पेन, नो रिस्क नो प्रॉफिट. जितना बड़ा रिस्क होता है उतनी बड़ी प्रॉफिटेबली या विन विन सिचुएशन की पॉसिबिलिटी होती है. बट हर मैनेजर या हर ऑर्गेनाइजेशन हाई रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं. दे ऑलवेज फोकस ऑन द लो रिस्क स्ट्रैटेजीज. ठीक है, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, क्या मेरा फोकस है ये मुझे क्लियर होना चाहिए. जैसे बेक पार्लर को ये क्लियर है कि वो खाली ईडेबल आइटम्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है बाय ब्रिंगिंग इन मोर इनोवेटिव आइडियाज. जस्ट किस चीज के अंदर? क्या मैंने बोला? ईडेबल आइटम के अंदर. अभी बेक पार्लर का सोप और परफ्यूम नहीं आया है, और बेक पार्लर का सोप और परफ्यूम आ भी नहीं सकता है, क्योंकि देखिए बेक, अगेन यू सी द नेम. ठीक है, सो और उसका स्लोगन भी अगेन वीट से रिलेटेड है, तो वो अपने उस स्लोगन को भी, वो जो लोगो है, लोगो इज वीट, तो वो वीट को भी फॉलो नहीं कर रहा है. लेकिन हाँ, वो इस तरह से कह सकता है कि सूप के अंदर जो नूडल्स यूज हो रहे हैं वो वीट के बने हुए, दैट कैन बी क्लेम. लेकिन केचप के अंदर कोई नूडल या कोई चीज यूज नहीं हो रही कि वीट यूज हो रहा. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट.
तो जब कभी भी हम लोगो बनाते हैं किसी भी कंपनी का, हम उसका नाम रखते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में जाकर हम अपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं. वी कैन ब्रिंग इन अ रेंज एंड वैरायटी इन द प्रोडक्ट. इसकी एग्जांपल मैं तुम लोगों को एक और दे देती हूँ, स्टूडेंट बिरयानी. अब स्टूडेंट बिरयानी वाला तो बारबेक्यू भी बेच रहा है, वो तो फास्ट फूड भी बेच रहा है. ऐसा कैसे? वो तो नाम ही के अंदर बिरयानी है. सो दैट इज द बेसिक भंड्स व्हिच मोस्ट ऑफ द टाइम द ब्रांड्स डू. तो क्लैरिटी इन डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमारा फोकस क्या है, हम किस चीज के अंदर जाएंगे. ठीक है. फिर इसके बाद आते हैं हम द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन ग्रुप्स. यानी जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं. इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सब एक ही गोल को अचीव करने के लिए अपना इनपुट दे रहे हैं. क्या उनके बीच में कम्युनिकेशन क्लियर है, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, कोई डिफरेंस इन द गोल या कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो टेक प्लेस नहीं कर रही है. सो वी नीड टू मेक श्योर अबाउट इट. रिवॉर्ड सिस्टम, यानी इंडिविजुअल जो है वो रिवॉर्ड किया जा रहा है बेस्ड ऑन देयर गुड परफॉर्मेंस और नॉट. If it is based on performance, that's ideal. Usually reward organizations base करती हैं based on their performance. अगर एक एम्प्लॉई है वो अच्छा परफॉर्मर है तो he or she deserves reward. ठीक है. और अगर एक मेरा एम्प्लॉई है वो अच्छा परफॉर्मर नहीं है तो वो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, उसको इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए, ताकि उसको ये पता रहे कि आई हैव बीन पनिश्ड फॉर दिस थिंग बिकॉज माई परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, एम्प्लॉइज के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, ग्रीवेंसेस आएंगे. ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है बेटा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Conflict is difference of opinion and grievance is when one employee start feeling that I'm not treated equally, I'm not treated fairly. So जब fairness नहीं नजर आएगी ना तो employee will be demotivated. So what we are supposed to do is, हमें ये चाहिए कि हम एक एम्प्लॉय को इतनी स्पेस दें कि वो अपने ग्रीवेंसेस को अपने बॉसेस के साथ डिस्कस कर सके, एंड थ्रू डिस्कशन किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट का कंस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन निकल सकता है. अगेन कम्युनिकेशन पैटर्न, फॉर्मल हियरार्की होनी चाहिए या इनफॉर्मल भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकती है इन फॉर्म ऑफ ग्रेप वाइन. फॉर्मल तो कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होने चाहिए. गुड रिलेशनशिप अमंग सबऑर्डिनेट्स एंड बॉसेस एंड पीयर्स, कोवर्कर्स, सबके साथ एक अच्छे ताल्लुकात होना इज अ प्लस पॉइंट. फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग एंड ऑफिस लेआउट. ठीक है. आप जो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ड्रेस कोड्स हैं हमारे पास और उसको हमें फॉलो करना है. द काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, अब हम किस किस्म के लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स को या यंग या ओल्ड पीपल को, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर एम्प्लॉइंग, दिस शुड बी आल्सो फोकस्ड. अच्छा, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ लीजिए. यू कैन आस्क मी नाउ. If you have any question, please ask me now. Is there any student here on the online classes from section B, physical classes section B, ICMA, NEPA, head office, कोई B section का बच्चा है? I wanted to make sure actually कि वो उनको मैंने बोला है आप पेपर दे रहे हो. So is there any student from section B? मीनिंग ऑफ फॉर्मल हियरार्की का मतलब है मेरा बॉस जो है उसके पास फॉर्मल इख्तियारात हैं कि वो मुझे ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि वो मुझसे वन पोजीशन अप है. उसके पास हियरार्की मींस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चेन, तो उसके पास लाइन कंट्रोल है. ठीक है जी. एनी क्वेश्चन? Now I'm moving on to the next heading, and which says why is culture important. And this is a lengthy chapter. All right. No, culture सबसे पहले एक है cultural, मैंने आपको ये बोल दिया है 5.3 के ऊपर हमें जाना है, that is other suggestions influence on culture. अच्छा देखिए, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, इसके अंदर खाली जो है वो आपको यहाँ पर जो अदर सजेस्टेड इन्फ्लुएंसेस ऑन कल्चर जो दिए गए हैं, इसमें आपको ये बता दिया कि हॉफस्टेड ने कोई थ्योरी दे दी 1991 के अंदर. नथिंग, जस्ट स्किप दिस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर आपको गॉर्डन, सचिन और ये सारे नाम, केनेडी का नाम, ये सारे ऑथर्स का नाम दिया गया है बिकॉज हम आगे जाके इन सब की
थ्योरीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स जस्ट स्किप दिस, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इफ यू सी, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? ये सारी थ्योरीज हम आगे पढ़ेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन आगे हैं। मोहम्मद नईम, एक्चुअली कराची के अंदर एक लोकेशन है नीपा चौरंगी, और आपका आईसीएमए का हेड ऑफिस इज ओवर देयर। तो मैं यही कंफर्म कर रही थी कि मेरे बी सेक्शन का कोई नीपा वाले कैंपस का बच्चा अगर यहाँ ऑनलाइन है या नहीं है। रीजन बीइंग, मेरे बी सेक्शन के अंदर से 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर दिस दिसंबर अटेम्प्ट एग्जाम। ठीक है, बिकॉज दे वर एलिजिबल, उनका सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, उनके आवर्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं जो भी एलोकेटेड थे, और कोर्स भी उनका 80-90% कवर हो चुका था बिफोर द लॉकडाउन। तो मैं ये कंफर्म कर रही थी कि जो 10% चीजें रह गई हैं वो आजकल हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर अभी भी नहीं, वो सीएसआर उनका एक रह गया था एक टॉपिक, और एक और टॉपिक रह गया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये दो टॉपिक वो ऑनलाइन से कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू सी, मैंने अपने आई एम लिटिल क्लेवर विथ इट, तो मैंने अचानक से लॉकडाउन के बाद कंटेंट कैसे चेंज किया है, देयर आर रीजंस बिहाइंड दीज एक्शंस। तो इसमें आपका भी फायदा है और उनका भी फायदा है। ठीक है, बट आई डोंट नो, बच्चों को इतना ज्यादा केयरलेस होते हैं कि उनको अपने फायदे का समझ ही में नहीं आ रहा होगा। मोस्ट ऑफ देम मस्ट नॉट बी नोइंग इवन के हो क्या रहा है। खैर, हालांकि आई कीप ऑन टेलिंग देम, व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं कम्युनिकेशन में हूं उन सबके साथ, बट स्टिल मुद्दई वही वाली बात आती है, मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त। गवाह जो है नहीं सुस्त, मुद्दई और गवाह चुस्त है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहां पर प्लीज इसकी कोई एक्सप्लेनेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, सो वी आर स्किपिंग दिस। अदर सजेस्टेड इन्फ्लुएंसेस ऑन कल्चर, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ आपको ऑथर्स का नाम दिया गया है और बताया गया है कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, जिसको कि हम आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सो आई एम स्किपिंग दिस थिंग फ्रॉम हियर एंड वी आर मूविंग ऑन टू पेज नंबर 143। ठीक है जी, 143 के अंदर कल्चरल आइसबर्ग। अच्छा, आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट किसी स्टूडेंट को क्लियर है? व्हाट इज एन आइसबर्ग? आइसबर्ग इज बर्फ का पहाड़। बर्फ के पहाड़ की एक खासियत होती है, वो खासियत ये होती है कि वो सी लेवल से ऊपर सिर्फ 10 या 20% नजर आता है। वो सी लेवल से अबव द सी लेवल वो सिर्फ 10 या 20% नजर आता है, बाकी 80 to 90% इज अंडर द सी लेवल, जो कि लोगों को नजर नहीं आता है। ठीक है, यहां पे आइसबर्ग के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से यूज किया गया है कि फॉर्मल एस्पेक्ट्स जो हैं वो अपेरेंट होते हैं अबव द वाटर, एंड जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं वो हिडन होते हैं बिलो द वाटर। तो जो 10% फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको 10 या 20% अबव द वाटर विजिबल है, नजर आ रहे हैं, अपेरेंट है। लेकिन जो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि आपकी हकीकत क्या है, वो अंडर द वाटर है, वो हिडन है, वो छुपे हुए, वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो जो अबव द सरफेस जो चीजें अपेरेंट होती हैं, विजिबल होती हैं सबको, वो क्या है? उसके अंदर गोल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, स्ट्रक्चर और स्किल्स हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो हर इंसान को बाहर से ही नजर आ रही होती है, विजिबल होती है। अब क्या चीजें हैं जो हिडन है? उसके अंदर इंडिविजुअल्स का एटीट्यूड क्या है, उनकी कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, उनका ग्रुप प्रोसेस क्या है, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, उनके अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट ओपनली आगे बात नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू अबाउट माई ओन सेल्फ, ये मेरी एक ट्रेट है कि मैं मुंह पे जितना भी मीठा बोल दूं, मैं बोल दूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिल के अंदर ना आई कीप ग्रजेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, और जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसको रिपीट कर दूंगी। ये मेरी एक गंदी हैबिट है। आई नो दिस थिंग, इट्स अ बैड थिंग, बट आई हैव इट। तो अब ये लोगों को जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ काम करते हो, कहीं नहीं, सारा इज अ वेरी चिल पर्सन, शी इज वेरी हेल्पफुल, शी इज वेरी फ्रेंडली, या शी इज वेरी खड़ूस, या वेरी जो भी वट एवर। तो ये वो मेरे ट्रेट्स बोलेंगे, क्योंकि उनको वो चीज नजर नहीं आ रही कि मेरे अंदर क्या है। दैट्स अ हिडन ट्रेट इन मी। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है?
बच्चों जवाब तो दो। पक्की बात है ना, क्लियर हो गया सबको? शाहजेब नवाज, बेटा तुम्हारी भी क्या पहली क्लास है? शाहजेब बेटा, आपकी भी पहली क्लास है? या आप भी ऑनलाइन लेक्चर्स लेते आए हो? I mean seriously, man, I just get to see some. Yeah, GG. Oh, all right, my God, this is your first class? यार तुम लोग क्यों मुझे सुबह सुबह हार्ट अटैक दे रहे हो? पक्की बात है, मतलब पहली क्लास तुम लोग अभी तक सो रहे थे? या ऑनलाइन लेक्चर्स लेते थे तुम मेरे? क्या हुआ है? या फिजिकल क्लासेस जो है वो अभी सस्पेंड हो गई? तुमने कहा घर में बोर हो रहा तो चलो कुछ तो कर लूं, कुछ तो तफरी कर लूं, तो चलो चैनल पकड़ लो। पहले लिया था, फिर दरमियान में से नहीं लिया बिकॉज फिजिकल क्लासेस पे आप मूव हो गए, फिर आप बैक टू द पिविलियन वापस आ गए। चलो जी, वेलकम बैक। अच्छा, मुझे एक चीज थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रेक दे रही हूँ कल्चरल आइसबर्ग के बाद, ताकि दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले मुझे थोड़ी सी एक पिक्चर क्लियर हो। मैं ये चाह रही हूँ क्लियर करना। एक मिनट, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। वो सवाल ये है कि बच्चों देखो, मुझे नहीं पता, मुझे जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक कि आप मुझे बताएंगे नहीं, ठीक है? आपका काम क्या है? आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो 1 मिनट दीजिएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, नाउ द थिंग इज, एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से करना था। सी, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग वन अनदर, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, कभी मिले नहीं, शक्ल भी नहीं देखी। तो मुझे एक क्वेश्चन था, एंड बी ऑनेस्ट विद इट, बिकॉज देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, बी ऑनेस्ट विद इट। मेरे बच्चों प्लीज मुझे एक बात बताओ कि क्या ये ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव हैं? मतलब आपको समझ में आ रहा है? इज इट डूएबल? मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि फिर मैनेजमेंट को कभी भी अगर कोई ऐसा चांस होता है कि हम फीडबैक दे सके, सो दिस इज द ओनली वे वी विल बी एबल टू टेल। ठीक है ना? मतलब सब समझ आ रहा है, कोई डिफिकल्टी? आई विल बी ओनली रिलेट टॉकिंग अबाउट माई ओन कोर्स, ठीक है? मैं सिर्फ अपने कोर्स से रिलेटेड बात करूंगी। मुझे एफओएम का बताओ कि तमाम तर बच्चों, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टेफन पी रॉबिन्स की 18 स्लाइडें, उसके बाद अभी जो यहाँ से लेके 5 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, तो इनमें आपको कोई किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं कि इसको मैं इक्वली गुड रखूं एज फिजिकल क्लासेस। मैं एक एक बच्चे को, यकीन करो, इंटरटेन करने की मेरी मेरी अपनी तरफ से पूरी, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी के अंदर है, आई ट्राई डूइंग इट। बट लाइक अगर कोई स्टूडेंट जिसको कोई डिफिकल्टी हो रही हो किसी एक टॉपिक के अंदर, किसी एक चैप्टर के अंदर, क्योंकि तुम लोग के एंड से क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, ठीक है? अभी किसी बच्ची ने मुझसे मिलन्स की डेफिनेशन का पूछा था, तो जब मैं एंड कर रही होंगी तो उस चीज को मैं रिपीट कर दूंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कोई एक चीज मुझे बताओ कि कहीं पर कोई एक, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी, मैं आपके नॉन वेबल जेस्चर्स जैसे होते हैं ना, स्टूडेंट्स को परेशानी में आंखें खुल जाती हैं, घबरा जाते हैं, तो वो नॉन वर्बल जेस्चर्स मैं अभी यहाँ पर आपके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर नहीं रीड कर पा रही हूँ। सो आई वांट टू नो कि इज इट वर्केबल, लाइक ये फायदे बेनिफिशियल है ये ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम हमने ये बनाया हुआ है? क्योंकि हम काफी, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। सो डू यू थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू ऑल? जवाब दो। नूर खान, इर्जा। यस, बेनिफिशियल। ऑलराइट, नूर खान ने तो बता ही दिया पहले ही। यस मैम, एफएम थ्योरी बेस्ड है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में समझ आ जाता है, ठीक है? फिजिकल से ज्यादा ऑनलाइन इफेक्टिव है। रियली अरीबा? ऑलराइट, दैट्स ग्रेट।
बट अब मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि फिजिकल से ज्यादा ऑनलाइन क्यों, कैसे, लाइक वुड यू लाइक टू जस्ट पुट अ हाईलाइट व्हाई कि फिजिकल, बिकॉज मेरी तो फिजिकल क्लासेस में यू नो किड्स एंजॉय अ लॉट, दे आर, आई हैव अ वेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग हियर। मेरे बच्चे तो मुझसे, मतलब जो बच्चा मुझसे कम्युनिकेशन पढ़ता है वो एफएम पढ़ने की बात करता है, फिर एफएम के बाद वो मुझसे रिक्वेस्ट कर देता है आगे की ये भी ले लो ये भी ले लो। मैंने कहा सब मैं पढ़ा दूं, बाकी क्या करेंगे? हाउ कुड यू वेस्ट योर डायमंड प्रेशियस टाइम ओनली फॉर 8 स्टूडेंट्स? Okay, that's Muhammad Naeem. It's not just the 8 students. If the strength of my class is 8, don't take it that way. There are somewhere around 60 of my students from two different sections who are having an access to these online recorded lectures. तो ये ना समझो कि क्लास के अंदर सिर्फ ये 8, 10 या 15 बच्चे आ रहे हैं, जो कि पहले स्टार्टिंग में जब कोई फिजिकल क्लास नहीं होती तो 90 की स्ट्रेंथ थी। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स उन पूरे के पूरे 90 बच्चों के लिए हैं, एंड दे आर हैविंग एक्सेस टू इट। आपके सामने आज के 2 बच्चे हैं, दैट इज शाहजेब एंड अरीबा। दे, आज उनकी पहली क्लास है बट वो मेरी ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्डेड सुन रहे हैं। ठीक है नईम, दैट इज वाई अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन भी कर रही हूं ना तो देयर इज अ रीजन। ठीक है, एनीवेज लेट्स गेट बैक टू वर्क। ये आपको एक ब्रेक के लिए कह लीजिए, या एक मैं अपना भी थोड़ा सा चाह रही थी फीडबैक। कंफर्टेबल है एंड द वे यू टीच इज, the theoretical subject is really appreciated. I'm really grateful to it. I'm happy to know it. Glad to hear that, Ariba. ठीक है जी, in any way I can help any of the students is actually great. That is my actually responsibility and duty, part of my responsibility. ठीक है जी, now coming back, let's get back to the work. Why is culture important? अच्छा, तमाम तर स्टूडेंट्स को ये हिडन आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट, छुपा हुआ और विजिबल, समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? ठीक है, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, विजिबल एंड हिडन, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं? ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाई इज कल्चर इंपॉर्टेंट। कि कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? कल्चर इज दैट इनविजिबल बॉन्ड। कल्चर कहीं पर भी विजिबल नहीं है, इट्स इनविजिबल, which ties the people of a community together. It refers to the pattern of human activity. अच्छा, अभी फॉर एग्जाम्पल I'm in Karachi and Karachi is actually a part of Sindh. तो yesterday, the day before yesterday, I guess, I don't remember exactly, it was a Sindh culture day. ठीक है, एंड मुझे नहीं पता था, मैं जरा सा कहा घर पे चौरंगी तक गई हूँ और मैंने कहा अल्लाह वास्ता माफ करो, मुझे आगे नहीं जाना, मैं वापस घर आ गई। वाई? बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। पीपल हैव लाइक स्टॉल्स लगाए हुए रोडों पर, वो अजरकें हो रही हैं, वो टोपियां हो रही हैं, वो अले अले, मतलब सारी चीजें। इट वाज अ वेरी गुड एक्टिविटी एक्चुअली, थोड़ा सा एंजॉयमेंट एंड वो एक चीज थी, बट इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि इससे पहले मैं मलीर कैंट में थी तो इस तरह की कोई एक्टिविटी वहां पर होती नहीं है, और जौहर हम मूव हुए हैं तो यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट द कल्चर एक्चुअली। देखो अब ये डिफरेंस है, तो जिस जहां पे अगर आप एक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन में भी रहते हैं ना, तो आपकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है देन दी अदर। ठीक है, अब द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरलिटीज का मतलब क्या हो गया? दैट इज मल्टीपल कल्चर्स इन अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद द लिविंग ऑफ पीपल। अब ये लिविंग स्टाइल, पैटर्न ऑफ पीपल, when I go to Lahore and I see my friends after ages, स्कूल फ्रेंड से भी मेरी मुलाकात होती है ना, उनको अल्लाह भाई खिला पिला के वो मार देते हैं। वो पहले एक लस्सी का ग्लास ऑफर करते हैं, उस लस्सी के ग्लास से ही मेरा पेट भर जाता है, उसके बाद खाना क्या खाएगा? बट अगेन यू नीड टू जॉइन देम। अच्छा, सो दिस इज उनकी कल्चर के अंदर है ये मेहमान नवाजी। The different cultures of the world have brought in diversity in the ways of life, people inhabiting different parts of the world. अच्छा, अब लोग different parts of the culture के अंदर रह रहे हैं। For example, I got an opportunity. I have a working experience at Dubai and I have a working experience at Al Khobar as well. So मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह national as well as international experience है, and I have met a couple of people from different nationalities. And to be very honest, I have learned a lot. आप जितनी ट्रेवलिंग भी कर रहे होते हो ना, इवन आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, इससे यही हुआ है कि मुझे डिफरेंट लोगों को रीड करने में मेरी एक पर्सनालिटी ट्रेड डेवलप हो गई है कि आई कैन रीड द नॉन वर्बल जेस्चर्स ऑफ पीपल इवन वेल। ठीक है, एक्सपोजर मिलता है तो आपकी ग्रोथ होती है। जितना आप लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस आपको एक्सपोजर से मिलता है, उतना आपको कोई किताब दुनिया की नहीं दे सकती।
ठीक है। सो कल्चर, तो जब आप डिफरेंट कल्चर को लर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि हिंदू हैं, इंडियंस हैं, बहुत सारे ज्यू हैं, इवन क्रिश्चियंस हैं फ्रॉम लेबनीज। अच्छा, लेबनान इज अ कंट्री जहां पर आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, आपको वहां पे क्रिश्चियन भी मिलेंगे। अगेन आपके बहुत अरबिक स्पीकिंग फ़लस्तीन से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, आज तक बहुत अच्छे लिंक्स डेवलप्ड हैं। सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड व्हेन यू नो यू गेट कनेक्टेड टू पीपल, कुनाफा अरबिक डिश है, आपको उनके डिशेस के बारे में, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनके पैटर्न बिहेवियर, उनके बिहेवियर्स को रीड करने का, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ को रीड करने का टाइम मिल जाता है। वी पाकिस्तानीज आर वेरी मच बिहाइंड इन ऑल दिस, आई विल बी ऑनेस्ट। और ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने दूसरे कल्चर के लोगों को देखा, दूसरी कंट्रीज के लोगों को देखा है, वो आज से 5-10 साल बाद की सोचेंगे, एंड वी डोंट थिंक दैट वे। सो हम थोड़ा सा, हम लोग सीधे हैं बेसिकली, ठीक है ना, वी लेजी, lazy कह लो, सीधा कह लो, whatever word you would like to use. Why is culture important? It gives an individual a unique identity. ठीक है, यूनिकनेस होती है, आइडेंटिटी, माई कंट्री, माई नेशनैलिटी, देन माई लैंग्वेज इज माई आइडेंटिटी। द कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी गिव्स इट पीपल अ कैरेक्टर ऑफ देयर ओन। अब कुछ चीजें इवन आपको लैंग्वेज वाइज भी एक जैसी मिलेंगी, इवन अगर आप जोग्राफिक लोकेशन वाइज भी डिवाइड कर लो, कि अगर पाकिस्तान के 4 हिस्से जो हैं उनको भी डिवाइड कर लो, तो उनके लोगों का बिहेवियर के अंदर, उनका खाना पीना, उनकी लैंग्वेज, उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे देन दी अदर। Culture shapes the personality of a community. The language that a, all right, let me just move on to the page, that a community speaks, the art forms, its host, its staple food, its customs, its tradition, and its festives comprises the community's culture. For example, मैंने अभी आपको एक बताया कि community का culture का day था, Sindh Day, that was a cultural day, and they and people were, they were dancing on roads, they were like having playing very loud music, which was actually pollution भी create कर रहा था, noise pollution भी था, traffic pollution भी था, but people were enjoying and I was really astonished कि what the hell is going on. ठीक है, एंड अगेन यही होता है जैसे हमारा सऊदी कल्चर डे होता है, बट वहां पर क्या होता है, फायरवर्क्स हो गए इस तरह से रोड के ऊपर। अगेन दैट इज कल्चरल डिफरेंस, हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है, दोस पीपल आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। उनके यहाँ स्पॉट्स होंगे, उन्हीं स्पॉट्स के ऊपर ये एक्टिविटीज हो रही होंगी, जैसे ग्राउंड्स हो गए या कोई आपका पूल साइड के ऊपर हो गया, दे डोंट ब्लॉक द रोड्स। हम लोगों के कल्चर के अंदर थोड़ा सा जो ये सिस्टम डेवलप होना जो है ना वो रह गया है, लेट्स से इट दिस वे। ठीक है, इज अ टैलेंट अट्रैक्टर। ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ गुड कल्चर इज अ टैलेंट अट्रैक्टर, यानी अब टैलेंट को अट्रैक्ट करेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा, तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। टैलेंट रिटेनर, if I'm there working in that organization and I'm doing well, I'm very happy with the culture they have, तो मैं वहां पर जॉब छोड़ने का कभी सोचूंगी भी नहीं। engages people, people love talking, people have trust among each other. Change the view of work. Ab काम, again, how many of us actually take our jobs or job places as our second home? यकीन करें, मैं आईसे में भी जाती हूँ, मेरा पूरा पूरा दिन वहां पर निकल रहा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा था that I'm at my home, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक घर पर नहीं हूँ। I take that place as my second home. Creates greater synergy. Synergy का मतलब होता है everyone alignment. Every individual is actually working in one direction that is towards the goal. ठीक है, makes everyone more successful. तो जाहिर सी बात है जब आप गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी सक्सेस मिलेगी, सबके गोल अचीव हो जाएंगे। Advantages of having a strong culture. बच्चों लग नहीं रहा ज्यादा हो गया है 10:30 पे खत्म करती हूँ मैं क्लास, यार बहुत कवर कर लिया लगता है, बहुत सारी चीजें हो गई। अच्छा, इज देयर एनी स्टूडेंट जो कि कहता है कि ये बहुत कोर्स कवर करा देती है? जी मैम, 11 11 11। अच्छा, मोहम्मद नईम को देखो फौरन, कल तुम्हें जल्दी जाना था तो तुमने तो बोल दिया कि हाँ जाने दें, आज हमने तो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, सारी चीज खिचड़ी पक जाएगी तुम लोगों के दिमाग में। How could you waste your diamond precious time for only 8 students? No, not really like that. अच्छा, और क्या? 11 11 11। जी मैम, जी मैम, पहले लिया था फिर दरमियान में नहीं लिया था। एनी अदर थिंग? कोई और बच्चा कुछ क्या कह रहा है? कंफर्टेबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है जी, ओक मैम, सही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो हमने कवर कर लिया है
आपके यहां तक, मेक एवरीवन मोर सक्सेसफुल, हमने एडवांटेजेस से 6.1 से आगे बढ़ना है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास वहां पर एमसीक्यूज की एक किट आईसीएमए फॉर एग्जांपल, यहां पर कराची में ना हमारे पास अलजामिया नाम का एक इंस्टीट्यूट है। अलजामिया वाले ने क्या किया कि एमसीक्यूज की एक किट प्रिपेयर करके जो है वो रखी हुई है फॉर फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके अंदर समवट अराउंड समझ लो 150-200 एमसीक्यूज हैं। तो मैंने अपने कराची कैंपस के बच्चों को ये बोल दिया है कि भाई आप लोग वो किट ले लें और उस किट को सॉल्व करना शुरू कर दो। मैम 18 दिसंबर से पहले कोर्स खत्म हो जाएगा। मोहम्मद नईम, कोर्स के अंदर कितनी चीजें रह गई हैं? 18 दिसंबर से पहले अगर 10% कोर्स नहीं भी होगा। मोहम्मद नईम, आर यू अटेम्प्टिंग फॉर द दिसंबर बैच? दिसंबर में पेपर दे रहे हो? मोहम्मद नईम, ये सवाल तुमसे है मेरा। तो कल किधर से जब मैं पूछ रही थी दिसंबर में कौन पेपर दे रहा है, कल पूरी क्लास में एक बच्चा भी नहीं था जिसने ये बोला कि मैं दिसंबर में पेपर दे रहा हूं। और 80% कोर्स तो हमारा कवर हो ही चुका है। थोड़ी सी रीडिंग खुद कर लो, बुक तुम्हें दे दी है, मैंने तुम्हें बता दिया चैप्टर नंबर 5 पे हम हैं, 6 और 7 खुद कर लो। 8 जरूरी नहीं है, सिर्फ 8 के अंदर कंट्रोल वाला एक टॉपिक है वो कवर करके चले जाओ, 100% तुम्हारा कोर्स कवर हो गया। और बोलो मोहम्मद नईम, आर यू लिस्निंग टू इट? यस। सो प्लीज, अच्छा मैं अभी जो बात कर रही हूं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके पास आईसीएमए के फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड एक एमसीक्यूज की किट है। आई हैव दैट इन द हार्ड कॉपी, मेरे पास उसका पीडीएफ नहीं है। कोई स्टूडेंट यहां पर है जिसके पास पीडीएफ अवेलेबल हो उस एमसीक्यूज किट का? सो वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर सकता है। अगर मुझे एक्सेस मिल जाता है, मैं अपने बी सेक्शन के बच्चों से भी पूछ लेती हूँ, हो सकता है उनमें से किसी को अगर मिल जाता है बी एंड ई सेक्शन, तो मैं आपसे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगी। लाइक आई ऑलवेज कीप ऑन शेयरिंग स्टफ। ठीक है, तो फिर करना यह है कि हम लोगों ने एमसीक्यूज भी साथ साथ सॉल्व करने हैं। और अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज के अंदर कोई भी कंफ्यूजन आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। एक क्लास अभी तो नहीं, अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये 3 चैप्टर्स करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कोर्स कंटेंट कवर करने के बाद। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? अच्छा, नाउ देयर वाज अ स्टूडेंट जिसने मुझसे मुलिन की डेफिनेशन रिपीट करने के लिए कहा था। अरीबा, पेज नंबर बताओ मुलिन की डेफिनेशन का, सो दैट आई कैन रिपीट। यस, पेज नंबर 138 ऑफ द बुक। सो Noor Khan, you have the kit? Okay. Do you have the PDF of that kit या हार्ड कॉपी के अंदर है आपके पास? नूर खान, दिस क्वेश्चन इज टू यू। आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ द किट मौजूद है या हार्ड कॉपी है? मैम चैप्टर 6 एंड 7 कंट्रोल, कंट्रोल चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक वर्ड है और 6 और 7 कंप्लीट करना है। दैट इज कंप्लीटिंग द 100% ऑफ द कंटेंट। इज इट क्लियर मोहम्मद नईम? नूर खान, मेरा जवाब सवाल आपसे है बेटा, आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट है बुक की किट की, जो एमसीक्यूज किट है उसकी किट के बारे में पूछ रही हूं मैं। हार्ड कॉपी है, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, चलें। अब मैं एक डेफिनेशन, एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उस वक्त उसको डांट दिया था, तो अब मेरे पास 2 मिनट टाइम है। मैं मुलिन्स की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाह रही हूं। यहां पर मुलिन्स ने डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अमंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑर्गेनोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तस्वीरें दिखाई थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अगेन मैंने स्लाइड पे शेयर कर दी है, स्लाइड शेयर कर दी है। ये क्या है? सीईओ नजर आ रहा है आपको, फिर 2 मैनेजर सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से होगी? डिसीजन कौन लेगा? सीईओ लेगा। सीईओ ने जो भी डिसीजन लिया है उसको मैनेजर्स को उसको फॉलो करना है। अब मैनेजर्स ने अपने अपनी पोजीशन के ऊपर रहते हुए जो डिसीजन लिया है, पूरे पूरे डिपार्टमेंट ने उस मैनेजर के डिसीजन को फॉलो करना है। ये क्या है? इसको हम बोल सकते हैं पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग द पोजीशंस। ये सारी पोजीशंस हैं और इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ताल्लुक है।
काम का ही सही लेकिन ताल्लुक तो मौजूद है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अरीबा, इज योर क्वेश्चन क्यूरी क्लियर? अरीबा, क्लियर हो गया बेटा? पता नहीं ये कहां पर चैट जा रही है. बहुत है मैम, मुझे पता है बेटा, मैं बंद कर रही हूँ, मैं से नहीं अब मजीद इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगी, यहीं पे आज का लेक्चर मैं ऑफ करूंगी. मुझसे एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने किया था तो आई एम ट्राइंग टू आंसर हर. ठीक है, सो दिस विल बी द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. किसी भी और स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो अभी चैट स्क्रीन पे करो, अगली क्लास में नहीं करना. अब थोड़ा सा हमें स्पीड देनी है, एंड चल रहा है कोर्स का. ठीक है, एंड तो नहीं, अभी 2 चैप्टर बाकी हैं और आधा एक ढाई 3 चैप्टर, 3 चैप्टर के करीब बाकी है. ठीक है, और 3 चैप्टर, और जो दिसंबर के अंदर पेपर देना चाह रहा है वो इन 3 चैप्टर्स के बगैर भी दे सकता है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. फिर इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है 9 बजे. और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबको क्लियर है ना? मैं बार बार ये तस्वीरें नहीं दिखाऊंगी आपको. यस, ऑर्गेनोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ही चीज का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. के अंदर बेसिकली किस पोजीशन पे कौन सा बंदा काम कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये पूरा फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब करता है. ठीक है, सो आई विल बी क्लोजिंग इट हियर. फिर इंशाल्लाह कल की क्लास स्टार्ट करते हैं. अल्लाह हाफिज.